12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ 3 कैसे लिखें कहानी सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी और कहानी के तत्वों के विषय में जानेंगे। कृष्णा सोपती द्वारा कहा गया है कि कहानी किसी एक की नहीं होती, वह कहने वालों की भी होती है और सुनने वालों की भी होती है। इसकी उसकी सबकी सृष्टि समूचे परिवार की नानी की मुहर है इस पर, और हर कोई हमेशा से कहानी को दादी और नानी द्वारा जोड़कर भारतीय संस्कृति में देखता चला आया है। इस वजह से नानी की मुहर इस पर है। इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी भी जा सकती है और सुनी भी जा सकती है। कहानी लेखन पर विचार करने से पहले कहानी के स्वरूप और उसके इतिहास पर कुछ बातचीत करना जरूरी है। कहानी क्या है? अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और एक परिभाषा सबको मान्य नहीं है। यानी हर किसी के अपने विचार हैं कहानी को लेकर, और हर एक वो विद्वान जो कहानी के विषय में बताना चाहता है अपने अपने विचार के अनुसार कहानी की परिभाषा बताता है, और हर कोई एक दूसरे से अलग अपने मत प्रकट करता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी ओवरऑल क्या है, वो यही बताया जा रहा है कि कहानी हम उसे कह सकते हैं जो किसी घटना के विषय में जानकारी दे रही हो और उसमें के पात्रों और जो समस्या उस कहानी के माध्यम से बताई जा रही है उसको क्रमबद्ध तरीके से परिवेश के साथ, माहौल के साथ उसे पेश किया जाए। उसमें कैसा द्वंद्व है वो भी पेश किया जाए, और कथा का क्रमिक क्रमिक यानी क्रम से विकास भी किया गया हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु भी हो। और इस तरीके से जब ये सारे गुणों के साथ एक कहानी पेश होती है, कोई कथा पेश होती है, तो उसको कहानी कहा जा सकता है। वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी निकट या उसका इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। क्या आप जानते हैं कि यदि कोई आदमी किसी बात को बहुत घुमा फिरा कर कह रहा हो तो सुनने वाला कहता है कहानी ना सुनाओ, जल्दी से बताओ कि हुआ क्या। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। अर्थात हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना भी चाहते हैं और दूसरों की सुनना भी चाहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। यह बात दूसरी है कि कुछ लोगों में इस भाव का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित नहीं करते। तो हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं, चाहे घर परिवार हो, चाहे दोस्त और मित्र हों उनसे ही सही, या फिर हमारे आसपास हर एक वो व्यक्ति जो हमारे नज़दीक है, अपने जीवन से संबंधित परिस्थितियाँ और स्थिति के अनुसार कोई ना कोई ऐसा किस्सा हमें सुनाता है जो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कहानी से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति के जीवन में कहानी है, और कोई व्यक्ति उस कहानी को सोचने, समझने और लिखने के साथ विकसित कर लेता है, और कोई सिर्फ उसे एक किस्से की तरह सुनाना ही अपने अंदर थामे रखता है। यानी उसको एक किस्से की तरह सुनाने की जो एक मूल प्रवृत्ति हर एक व्यक्ति में कहानी सुनाने की प्रवृत्ति है, कोई कोई व्यक्ति उसको सिर्फ सुनने और सुनाने तक ही सीमित रखता है, और कोई उसको इतना विकसित कर लेता है कि वो कहानी भी लिखने लगता है। जहाँ तक कहानी के इतिहास का सवाल है, वह उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे, किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण भी होने लगा। यानी जो कल्पना करना, यानी बड़े बड़े विचारों में खो जाना व्यक्ति का मूल स्वभाव है। जैसे कहानी जो है प्रत्येक व्यक्ति में समाई हुई है, और उस कहानी सुनने और सुनाने की मूल प्रवृत्ति भी प्रत्येक व्यक्ति में समाहित है। जैसे कि पहले
की असल कहानियाँ सुनाई जाती थी और विषय घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के होते थे, जो कल्पना नहीं होती थी, सच्ची कहानियाँ होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी का विकास होता गया, उस सच्चे कथाओं में, कहानियों में कल्पना का सम्मिश्रण, यानी जो लोग बढ़ चढ़कर सोचते हैं, कल्पना करते हैं, जो वास्तविक नहीं होता, उसको भी कहानी से जोड़ने लगे। क्योंकि प्रायः मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे प्रिय है। इसलिए कहानी में कल्पना का सम्मिश्रण शुरू हो गया। मान लीजिए हमारा नायक कहीं युद्ध में हार ही क्यों ना जाए, लेकिन यदि वह नायक है तो हम ये सुनना चाहेंगे कि वह कितनी वीरता से लड़ा और कितनी बहादुरी से उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर दिए। नायक की वीरता का अच्छा बखान करने वाले कथावाचक की सब प्रशंसा करेंगे और उसे इनाम भी देंगे। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करेगा। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। मौखिक कहानी यानी कहानी को सुनाने की जो परंपरा है, वो भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी परंपरा है और देश के कई भागों, विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित हैं। और उसी तरीके से कहानी, किस्से कहानी सुनने में प्रत्येक वो व्यक्ति जो कहानी, किस्से सुनने सुनाने में रुचि लेता है, हर एक वो व्यक्ति जो अपनी कहानी में जो उसका प्रिय पात्र होता है, उसके साथ अच्छा होता दिखाया या सुनाया जाना ही वो उसकी आशा करता है कि अपने मनपसंद नायक के प्रति वो अच्छा ही कहानी में सुने भी और सुनाए भी। तो इसलिए कहानी में कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा। नायक के प्रति अच्छे भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करना शुरू कर दिया गया और इसी के साथ कल्पना का जो सम्मिश्रण है, वो पाठकों को या श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया गया। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए भी थी कि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम ही नहीं था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। यही नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई जो बहुत शिक्षाप्रद हैं। इस तरह आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया और आदिकाल ऐसा वक्त है जब कहानी पहले हमने अभी तक पढ़ा कि कहानी पहले वास्तविक घटनाओं से संबंधित हुआ करती थी। फिर लोगों को अपने नायक के लिए अच्छी बातों को सुनना ज़्यादा आकर्षित करता था कहानियों में, तो कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा। उसके बाद आदिकाल में कहानियों में उद्देश्य का सम्मिश्रण होने लगा, यानी उस कहानी को सुनाने का क्या उद्देश्य है, उसको सुनने के बाद हमें क्या चीज़ें समझ में आती है, क्या शिक्षा मिलती है। और आदिकाल में ऐसा हो गया कि कहानी के साथ कहानी का उद्देश्य क्या है, अंत में उसको एक शिक्षा के माध्यम से समझाया जाए। और इसका एक उदाहरण है पंचतंत्र की कहानियाँ, जो कि बहुत ही रोचक है, लोग पाठकों को, श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और आखिर में कहानी के लोगों को शिक्षा भी देती है, जो आगे चलकर और भी विकसित हुआ। कहानी का केंद्रीय बिंदु कहने का अर्थ कि उसका मुख्य विषय क्या है। कथानक है क्या? कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। उदाहरण के लिए प्रेमचंद्र की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। यानी कहानी तो एक ऐसी विधा है जिसमें बातों को कल्पना के साथ और वास्तविकता के साथ और उद्देश्य के साथ पेश किया जाता है, जिसमें कौतूहलता बनी रहे और पाठक और श्रोता जो है उससे जुड़े रहें। अर्थात कहानी को तो 10-12 पंक्तियों में भी खत्म किया जा सकता है। घीसू और माधव गांव के दो गरीब और आलसी किसान हैं। बुधिया माधव की पत्नी है। वह प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही है। कोठरी के बाहर घीसू और माधव अलाव में आलू भूनकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है। दोनों के पास उसका कफन खरीदने के पैसे नहीं हैं। वे गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। जमींदार पैसे दे देता है। गांव के दूसरे संपन्न लोग भी पैसे दे देते हैं। घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं, पर कफन खरीदने के बजाय उन पैसों की शराब पीते हैं और नशे में मदहोश होकर गाना गाते मदिरालय में गिर पड़ते हैं। और इस तरीके से प्रेमचंद्र की जो
सुप्रसिद्ध कहानी है कफन, उसको 10-12 पंक्तियों में भी इस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, जो इसका कथानक है, मुख्य कथानक है कि उस कहानी के माध्यम से हमें किस विषय की जानकारी मिल रही है, इस कहानी में कहा क्या गया है। लेकिन कहानी को उसके क्रम के अनुसार पेश करने में वो 10-12 पन्नों की बन जाती है और कथानक जो है वो 10-12 पंक्तियों में भी बताया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है, उसी तरह जैसे मकान बनाने से पहले एक बहुत प्रारंभिक नक्शा कागज़ पर बनाया जाता है, कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है और कभी कथानक का एक सूत्र आता है। केवल एक छोटा सा प्रसंग या कोई एक पात्र कथाकार को आकर्षित करता है। यानी कहानी लिखने के कई तरीके हैं। आपके पास कोई बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है जिसके लिए आप कहानी तैयार करें, कोई बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है, या कोई आपके अनुभव हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई कल्पना हो सकती है जिस पर हम कहानी लिखें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी बात हो तो ही उस पर कहानी लिखी जा सकती है। एक छोटा सा किस्सा भी जो है कहानी बना सकता है, तैयार कर सकता है। कथानक का एक सूत्र भी काफ़ी है। केवल एक छोटा सा प्रसंग या कोई एक पात्र कथाकार को आकर्षित करता है, इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। और ये कथाकार का गुण होता है, उसका कौशल होता है, ये उसकी क्रिएटिविटी होती है कि वो एक छोटे से किस्से को कहानी का रूप किस तरीके से दे देता है, उसको विस्तार दे देता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर विस्तारित रूप में लोगों के सामने पेश करता है। विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है। और एक छोटे से किस्से को इतनी बड़ी कहानी कैसे तैयार कर दी जाती है, जब उसमें कल्पना की चीज़ें भी डाल दी जाती हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती है। यानी कोई भी कहानी लिखने वाला कहानीकार या फिर लेखक, उसकी कहानी पूरी की पूरी कल्पना नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ वास्तविकता होती है जो कल्पना का सहारा लेकर कहानी बनती है। ऐसी कल्पना नहीं होती जो असंभव हो, बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव हो। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है और समस्या देता है। इनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो। मान लिया जाए कि गांव में खेत से संबंधित समस्या है, पानी की कमी हो गई है, फसल खराब हो रही है। अब एक लेखक जो है इसको इस इतने से वाकये को बड़ा विस्तार देकर कल्पना के साथ जोड़कर कहानी का रूप दे सकता है और अपने पिछले जीवन के अनुभव या फिर उसने अपने जीवन में और भी कई ऐसे अनुभव जो इससे संबंधित हों उसको जोड़कर और थोड़ी सी कल्पना को भी साथ में जोड़कर जो इससे संबंधित हो, जो कुछ हो सकता है, वो इन सब चीज़ों को साथ में जोड़कर एक कहानी तैयार कर सकता है और एक काल्पनिक ढांचा तैयार करके उसको कहानी का रूप दे देता है और एक विस्तार दे देता है। उदाहरण के लिए लेखक ने अस्पताल के बाहर एक मरीज को देखा। जानकारी मिली कि यह मरीज पिछले 1 सप्ताह से लगातार आ रहा है, पर अभी तक उसे ये मौका नहीं मिल सका है कि डॉक्टर को दिखा सके। इस जानकारी के बाद लेखक की कल्पना अस्पताल, वहाँ की व्यवस्था, पात्रों आदि की गतिविधियों पर केंद्रित हो जाएगी। इसके साथ ही वह अपना उद्देश्य भी तय करेगा। क्या वह अस्पताल केंद्रित कहानी लिखना चाहता है? और इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अस्पताल के बाहर एक मरीज को एक लेखक अगर देख ले तो उस विषय को आधार बनाकर एक लेखक जिसके अंदर कौशल है, जिसके पास कौशल है, वो इसको एक कहानी का रूप दे सकता है, उसको विस्तार दे सकता है। तो वो एक मरीज को और अस्पताल को, उसकी व्यवस्था को, किस वजह से जो है एक मरीज व्यक्ति को इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, उसके पास कैसी कैसी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर मरीज होने की वजह से और अस्पताल में सही वक्त पे इलाज ना होने से और क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हो सकती हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कौशलवान व्यक्ति जो है, जो लेखक है, जिसको कहानी बनाने आती है, जो कल्पना के सागर में डूबना जानता है और एक विषय को विस्तार रूप देना जानता है, वो इस
विषय पर एक विस्तार रूप देता हुआ एक कहानी को प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकता है। इसके साथ ही वह अपना उद्देश्य भी तय कर लेगा कि इस कहानी के माध्यम से आखिर में वो क्या बताएंगे कि देश की व्यवस्था में परेशानी है, इस वजह से मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा, अस्पताल की व्यवस्था में परेशानी है, या फिर आर्थिक समस्या है या सामाजिक समस्या है, और इस तरीके से वो अपने उद्देश्य को सोचकर कहानी को प्रस्तुत कर पाएगा। क्या वह अस्पताल केंद्रित कहानी लिखना चाहता है या वह केवल आपकी पीड़ा तक अपने को सीमित रखेगा? क्या वह इस मानवीय त्रासदी को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर कथानक तैयार करेगा? तो ये लेखक के ऊपर आधारित है कि वो विषय को कैसा विस्तार देगा और कितनी विस्तारित कहानी लिखेगा और कैसे उद्देश्य के साथ लिखेगा।